हमारी फिजिक्स की इस क्लास में। हाय बेटा शिव प्रेजेंट। बच्चे क्या हाल चाल है? बच्चे क्या हाल चाल है? बच्चे कैसे हो बेटा शिव? आ जाओ फटाफट से आ जाइए। चलिए नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। हाय बेटा, हेलो रिया सिंह, क्या हाल चाल है गुड़िया? हाय हेलो हेलो हाय बेटा शिव, शिव रिया। अरे आ जाओ भाई, मैं हूँ, लाइव हूँ, क्लास शुरू हो गई। हाय बेटा शिवांश, गुड इवनिंग। मैं बहुत अच्छा हूँ। चलिए तो बेटा जी आज का जो हमारा चैप्टर है वो है द्रव्यमान केंद्र तथा संघट्ट, और हमारा लेक्चर नंबर 1 कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। सुन लो मेरी पहले पूरी बात, पूरा कॉन्सेप्ट के साथ जाएगा, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन जाएगा। हेलो सर, सॉरी सर, कल हाई फीवर होने की वजह से मैं क्लास ज्वाइन नहीं कर पाई थी। अच्छा ओके, मुझे पता है क्या लगा था, मुझे ये लगा था कि कल छठ मैया की पूजा है, कल छठ पूजा है, इस वजह से शायद आप छठ का पर्व मना रहे थे, इस वजह से। कोई बात नहीं, उसमें भी हो सकता है, छठ तो बहुत ज़रूरी है भैया, है ना। चलिए खैर, हम आज बात करेंगे द्रव्यमान केंद्र की, हम बात करेंगे सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन। देखिए चैप्टर का नाम अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं बता दूंगा, सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन। सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन, टक्कर बोलते हैं ना इसको, टक्कर। टक्कर हमने नहीं पढ़ा था, टक्कर ज़्यादातर कार्य ऊर्जा, लास्ट जो हमने चैप्टर पढ़ा था क्लास 11th के अंदर, वो पढ़ा था हमने कार्य ऊर्जा एवं शक्ति, कार्य ऊर्जा और शक्ति। क्लियर है? बच्चे आ गए हैं क्या? हाय बेटा निकिता, गुड इवनिंग गुड़िया। थोड़ा सा लेट हो गया था, लेट होने के पीछे की वजह है कुछ एक छोटा सा पार्ट था जो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था, वो रिकॉर्डिंग करना ज़रूरी था, है ना। क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग नहीं करूँगा तो सामने वाली जो टीम है, आगे की जो टीम है, वो बैठी रहती है, इंतज़ार करती रहती है। अब मैंने रिकॉर्डिंग कर दी तो वो एटलीस्ट अपना काम कर सकते हैं, समय बचता है ना चीज़ों में। खैर आगे चलते हैं। द्रव्यमान केंद्र की हम बात करने वाले हैं, सेंटर ऑफ मास की हम बात करने वाले हैं, बात करेंगे। ये चैप्टर को पढ़ने का एक स्टाइल बताता हूं मैं आपको, बड़ा शानदार चैप्टर है, कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। सुन ले, कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है द्रव्यमान केंद्र, है ना। हेलो, अरे यार आवाज आ रही है क्या मेरी? कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। तो जैसे मैंने मॉडर्न फिजिक्स के अंदर, आधुनिक भौतिकी के अंदर बोला था कि कॉन्सेप्ट ज़्यादा नहीं है, अगर आप याद भी कर लोगे तब भी आपका काम हो जाएगा, परंतु इसमें याद करने जैसा कुछ है नहीं। जहाँ लगेगा मुझे कि याद कर लो, याद करने से आपका सीधा काम हो जाएगा तो मैं बोल दूंगा, अदरवाइज़ आपको समझना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ आपको निकालना ही पड़ेगा चीज़ें। सेंटर ऑफ मास में जनरली हमको वस्तुओं का द्रव्यमान केंद्र पूछेंगे। आपको इसको ऐसे समझो, आप इसको ऐसे समझो कि मेरे हाथ में ये पेन है, अब इस पेन का कहीं ना कहीं एक ऐसा केंद्र होगा इस पूरे पेन पर, या उस पूरे द्रव्यमान पूरे पेन में एक ऐसा बिंदु होगा जिस बिंदु पर मैं उस पूरी वस्तु का द्रव्यमान केंद्रित मान सकता हूं। केंद्रित होता थोड़ी ना है, मास तो, द्रव्यमान तो पूरी लंबाई में वितरित है, द्रव्यमान तो पूरी लंबाई में वितरित है, परंतु एक बिंदु ऐसा है जहां पर मैं इस पूरी वस्तु का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित मान सकता हूं, और उस बिंदु पर यह पेन संतुलित रहेगा। देखिए, अगर मैं यहां रखता हूं तो ये यूं लुढ़क जाएगा, यहां रखता हूं तो यूं लुढ़क जाएगा, लेकिन एक बिंदु ऐसा है, एक बिंदु ऐसा है
एक बिंदु ऐसा है जहां पर ये मेरे हाथ पर है, इसका मतलब इस बिंदु पर, इस बिंदु पर, इस बिंदु पर इस पूरी वस्तु का द्रव्यमान मैं केंद्रित मान सकता हूं, और जिस बिंदु पर हम पूरी वस्तु का द्रव्यमान केंद्रित मानते हैं वही द्रव्यमान केंद्र कहलाता है, वही सेंटर ऑफ मास कहलाता है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, द्रव्यमान केंद्र, बच्चों को लगता है कि यह द्रव्यमान केंद्र वस्तु के अंदर होता है, हमेशा नहीं, वस्तु के अंदर भी हो सकता है और वस्तु के बाहर भी हो सकता है। मैंने आपको एक वृत्त पकड़ा दिया, एक लोहे की रिंग, एक लोहे का छल्ला पकड़ा दिया। भैया छल्ला है, कड़ा है आपके पास? नहीं, आपके हाथ की अंगूठी मिल जाएगी मुझे। हाँ ठीक है, ये एक अंगूठी है, दिख रही है आपको सिल्वर कलर की, इधर दिख जाएगी ब्लैक कलर में। सुनिए, है ना, इसको गोल रिंग मान लीजिए। अब यहाँ बीच में तो खाली है, बीच में तो खाली है, तो इसका द्रव्यमान केंद्र कहाँ होगा? इसका द्रव्यमान केंद्र बीच में होगा। अब बच्चों को क्या लगता है कि यार सर इसका द्रव्यमान केंद्र यहाँ कैसे हो सकता है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, सारा द्रव्यमान तो ये रहा। पर ये इमेजिनरी बिंदु है, हम क्योंकि यहां से अगर मैं इसको पकड़ूंगा तब ये रिंग बैलेंस रहेगी, है ना। तो जरूरी नहीं है कि द्रव्यमान केंद्र हमेशा वस्तु में ही हो, वो वस्तु के अंदर और बाहर दोनों जगह हो सकता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ या ना? पहले तो बेस बनाया है मैंने आपका। तो कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। एक सवाल पक्का आएगा, एक सवाल पक्का आएगा जेई मेन में, नीट में एंड जेई एडवांस्ड में। जेई मेन में, नीट में एंड जेई एडवांस्ड में। क्लियर है? तो आप समझो बेटा, द्रव्यमान केंद्र किसे बोला है? परिभाषा लिखेंगे, द्रव्यमान केंद्र सेंटर ऑफ मास, कणों के तंत्र के लिए द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु है जिस पर उसका संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित मानते हैं, होता नहीं है, मानते हैं। जैसे किसी वस्तु का द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु है जो कि संपूर्ण वस्तु को प्रदर्शित करता है तथा उसी प्रकार गति करता है जैसे एक बिंदु द्रव्यमान जिसका द्रव्यमान वस्तु के द्रव्यमान के बराबर है। मान लीजिए मेरे पास एक वस्तु है, ध्यान से सुनना, ध्यान, इसका द्रव्यमान m है, इसका द्रव्यमान m है। अगर इस m द्रव्यमान का एक बिंदु बना लूं, इस m द्रव्यमान का एक बिंदु द्रव्यमान बना लूं, अभी तो ये पूरा द्रव्यमान कहाँ फैला हुआ है? अभी तो ये पूरा द्रव्यमान एक L लंबाई में 2 पाई r लंबाई में फैला हुआ है। अरे आप वृत्त है ना, वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई r। तो ये पूरा द्रव्यमान इसमें फैला हुआ है। अगर इस पूरे कैपिटल M द्रव्यमान के बराबर ही मैं कोई बिंदु द्रव्यमान मान लूं, बिंदु इत्तू सा, और ये बिंदु द्रव्यमान उसी प्रकार गति करता है, द्रव्यमान केंद्र उसी प्रकार गति करता है जितना जैसे कि उस वस्तु के बराबर का द्रव्यमान मान लूं अगर मैं बिंदु द्रव्यमान को। समझ में नहीं आया? फिर से लाइन पढ़ते हैं, कंफ्यूजन हो गया होगा। उसी प्रकार गति करता है जैसे एक बिंदु द्रव्यमान जिसका द्रव्यमान वस्तु के द्रव्यमान के बराबर है। ये जिस प्रकार गति करेगा, ठीक उसी प्रकार
इसका द्रव्यमान केंद्र यहां है COM, हम COM लिखा करेंगे। COM मतलब सेंटर ऑफ मास, COM मतलब सेंटर ऑफ मास। कहीं कहीं COM दिख जाएगा, कहीं कहीं CM दिख जाएगा, कहीं कहीं CM दिख जाएगा। CM मतलब चीफ मिनिस्टर नहीं है सर, मुख्यमंत्री, नालायक। CM मतलब सेंटर ऑफ मास। तो इसका द्रव्यमान केंद्र ये जैसे गति करेगा ना, वैसे ही इसका द्रव्यमान केंद्र गति करेगा। बात खत्म हो गई, बात खत्म हो गई, समझ में आया? के बराबर है को वस्तु पर कार्य करने वाले समान बाह्य बलों के प्रभाव में रखा जाता है। इतना नोट किया जाए। नया चैप्टर, नई जिंदगी, नई शुरुआत। आओ अब पढ़ेंगे लगातार इस पूरे महीने 11th ही पढ़ेंगे। अब पढ़ेंगे हम फ्लूइड मैकेनिक्स तक। अब हम तरलों के यांत्रिक गुणों तक पढ़ने वाले हैं। क्या कह रहा हूं? अब हम तरलों के यांत्रिक गुणों तक पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आ जाओ फटाफट से। क्लियर है? हो गया? चलिए आगे चलते हैं, हेडिंग लगाएंगे। ये पहला था ना, पहला पॉइंट था, इस पहले का ही भाग है 1.1। अब अलग अलग विविक्त कणों के निकाय का द्रव्यमान केंद्र क्या है। अब आपको थोड़ा सा ये फील आना बहुत जरूरी है, अदरवाइज ये तो निकल ही जाएगा। देखिए कैलकुलेशन क्या है, विविक्त कण क्या होते हैं? सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम ऑफ डिस्क्रीट पार्टिकल। डिस्क्रीट पार्टिकल का मतलब है जो कंटिन्यूअस नहीं है, डिसकंटिन्यूअस का मतलब, सुनना ध्यान से, ऐसे समझ कि मेरे पास एक वस्तु है, मेरे पास ये वस्तु है, अरे दिख रही है, इसका पूरा द्रव्यमान है और ये सतत रूप से वितरित नहीं है, क्योंकि इसका आकार सतत नहीं है, अलग अलग है, यहां से पतला है, यहां से मोटा है ना, समझ गए? तो ये सतत रूप से वितरित नहीं है इसका द्रव्यमान। क्लियर? अच्छा, लेकिन इस वस्तु पे द्रव्यमान है, ठीक है। पर अगर मैं ऐसे बोल दूं कि एक द्रव्यमान बिंदु द्रव्यमान m1 है, एक बिंदु द्रव्यमान m2 है, अगर मैं x अक्ष और y अक्ष बना लूं, अगर मैं x अक्ष और y अक्ष बना लूं एंड दिस इज मूल बिंदु, ध्यान से सुनिएगा, m1 द्रव्यमान का पोजीशन वेक्टर स्थिति सदिश है r1 सदिश, m2 द्रव्यमान का स्थिति सदिश है r2 सदिश, m3 द्रव्यमान का m3 द्रव्यमान, m4 द्रव्यमान, ऐसे बहुत सारे द्रव्यमान हैं, ऐसे बहुत सारे द्रव्यमान हैं। ये सब डिस्क्रीट बोले जाते हैं। डिस्क्रीट का मतलब समझ में आया? अलग अलग, इनको मिलाकर एक निकाय बनाया। इस निकाय का अब बहुत सारे द्रव्यमान है, तो कहीं पर एक बैलेंसिंग पॉइंट होगा, इन सब का मिलाकर कहीं पर एक बैलेंसिंग पॉइंट या एक केंद्र होगा, जिसको हम नाम देने वाले हैं द्रव्यमान केंद्र। वही बोल रहा है। ये देखिए, अब यहाँ तो उन्होंने बहुत सिस्टमेटिक तरीके से ले लिया है ना, यहाँ तो उन्होंने, मैंने तो अजीब तरीके से ले लिया। उन्होंने ये बोला है कि एक्स अक्ष है, वाई अक्ष है, जेड अक्ष है। ध्यान से सुनना कहानी को, है ना। ये मेरे पास एक बिंदु द्रव्यमान है m1, ये एक और बिंदु द्रव्यमान है m2, इसको मिलाने वाला जो सदिश है वो r1 सदिश है, मूल बिंदु से इसकी स्थिति है r1 सदिश, मूल बिंदु से r2 सदिश है। इन दोनों द्रव्यमानों को, ये दोनों द्रव्यमान है, तो इनका द्रव्यमान केंद्र कहीं यहाँ होगा, मुझे नहीं पता, कहीं बीच में होगा, कहीं तो होगा। उस द्रव्यमान केंद्र को हमने C से दिखाया, C मतलब सेंटर ऑफ मास, उसकी स्थिति जो है वो RC है, RC, R पोजीशन वेक्टर, पर C मतलब सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर, C सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर। क्लियर है? उस RC को देने का फॉर्मूला है मेरे पास, उस RC को देने का फॉर्मूला है m1 r1 सदिश प्लस m2
R2 सदिश अपॉन M1 प्लस M2। यहाँ तक आई होप क्लियर है। यहाँ से हमें अब R1 सदिश क्या होता है, R1 सदिश को मैं लिख सकता हूँ x1 i कैप प्लस y1 j कैप, और R2 सदिश को मैं लिख सकता हूँ x2 i कैप प्लस y2 j कैप, x1 i कैप प्लस y1 j कैप, x2 i कैप प्लस y2 j कैप। क्लियर है? क्लियर है? हाँ या ना का जवाब दे दो। x1 i कैप प्लस y1 j कैप। अब r1 की वैल्यू यहाँ रखिए, r2 की वैल्यू यहाँ रखिए, i कैप को अलग, और तो देखो x1 i कैप x2 i कैप। तो अगर मुझे, अब देखो सेंटर ऑफ मास है, ध्यान से सुनना, इसके निर्देशांक x1 y1, इसके निर्देशांक x2 y2, तो इसके निर्देशांक भी xcm और ycm आएगा। xcm का मतलब सेंटर ऑफ मास x, सेंटर ऑफ मास y, तो वो आएगा m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2, m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन m1 प्लस m2। हाँ या ना? ये बात कितने बच्चों को, उठा के दोनों हाथ, ये बात कितने बच्चों को समझ में आई? आइए सवाल करवाता हूं आपको, बहुत तड़कता फड़कता। आओ सवाल क्या है सुनिए। अरे आ जाओ मेरे लाडलों, इधर आ, जल्दी आ, सवाल देख। पहले बताओ कितने बच्चों को ये मामला समझ में आया? मामला सेट है? बिल्कुल बताओ, मामला सेट है। द्विकण निकाय द्रव्यमान केंद्र की बात करी हमने, उसमें भी एक छोटी सी हेडिंग थी, उसमें भी एक छोटी सी हेडिंग थी द्विकण निकाय, इसीलिए हमने 2 कण लिए। 3 होते तो M3 R3 सदिश अपॉन प्लस में M3 डाल देते, वहीं पर ये फिर M3 X3 चला जाता, नीचे प्लस M3 चला जाता, प्लस M3 इंटू Y3 अपॉन में प्लस M3 चला जाता। उठा के दोनों हाथ। सवाल कितने बच्चों को करने हैं? आ जाइए। हाँ भैया सुन, मामला सुन। ये क्या है पता नहीं, ये क्या है पता नहीं है गुरुजी, ये तो x अक्ष है और ये y अक्ष है। अच्छा जी, ये क्या है गुरुजी? ये मूल बिंदु है, ये M1 है। अच्छा, एक द्रव्यमान है M जो मूल बिंदु पर रखा है, एक और द्रव्यमान है M, समान द्रव्यमान है, एक और द्रव्यमान है आपका M, उसकी जो स्थिति सदिश दे रखी है, उसका जो स्थिति सदिश दे रखा है वो दे रखा है 2,0। तीसरा द्रव्यमान है M3, वो भी M है, उसका जो पोजीशन दे रखा है, उसके जो निर्देशांक दे रखे हैं वो 0,2 दे रखे हैं। चौथा जो द्रव्यमान है वो भी M है, बिंदु द्रव्यमान है, और उसके निर्देशांक 2,2 हैं। अरे सर, ढंग से काहे नहीं देखते हो आप? अंधे हो क्या? ऐसा नहीं लग रहा तेरे को ये वृत्त नहीं, वर्ग सा बन गया? ऐसा नहीं लग रहा? 4 बिंदु द्रव्यमान है, 4 बिंदु द्रव्यमान है, इनका द्रव्यमान केंद्र बता दे। सर मामला सेट है, इसको 0,0 मान लो, तो ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3, ये y3, ये x4, ये y4। तो हम पहले xcm निकालेंगे। xcm क्या होगा? m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 प्लस m4 x4 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। m1 x1, m2 x2, m3 x3, m4 x4 अपॉन m प्लस m। जल्दी बोलो, अरे नालायकों, ये 0 हो जाएगा 2m 4m
4m by 4m 1। अरे हाँ या ना। सिमिलरली YCM निकालेंगे, YCM M1 Y1 M2 Y2, M2 भी तो M ही है, M2 भी तो M ही है, Y2 कॉमन सेंस, कॉमन सेंस, M3 M3 M4 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4, YCM 004M by 4M गुरुजी 1। अब ये सारे मीटर में दे रखे हैं, तो दिस इज 1 मीटर एंड दिस इज 1 मीटर। इसका मतलब गुरुजी यहाँ से 1 मीटर जाइए, यहाँ से 1 मीटर जाइए, यहाँ पर आपको मिलेगा सेंटर ऑफ मास C बिंदु मिलेगा, जिसके निर्देशांक है 1,1, जिसके निर्देशांक है 1,1। इसका परिमाण निकालना है, परिमाण निकाल सकते हो, दिस इज 1, दिस इज 1, दिस इज √2 मीटर। अरे यार क्या कर रहे हो यार, हो गया सवाल यार। गुरुजी हमको तो नहीं आया, गुरुजी हमारी तो जिंदगी बर्बाद कर दी आपने, ये क्या करा दिया गुरुजी। कितने बच्चों को मामला समझ में आया? जल्दी जल्दी हो गया? अच्छा मामला सेट है। चलो प्रश्न नंबर दूसरा ले लेते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा, आओ 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 आओ, ये क्या है? पता नहीं पता नहीं पता नहीं। x y मूल बिंदु, अच्छा जी क्या दे रखा है आपको? डायग्राम बना के दे रखा है। है ना, इसके निर्देशांक हैं a/2 √3 a/2। ये तो मूल बिंदु पर है ही है 0,0, और ये दे रखा है a,0। त्रिभुज है, ये सब दे रखा है। हमसे पूछा है द्रव्यमान केंद्र के निर्देशांक। चालू हो जा हमसे। अच्छा ऐसे पूछ लेना, सिंपल, ज़्यादा टेंशन लेने की काइच नहीं। कहाँ होगा? यहाँ कहीं होगा C, और ये C क्या होगा? XCM YCM, यही ज्ञात करना है। चालू हो जा फटाफट से, मुझे आंसर चाहिए। स्लो यार तुम लोग बहुत। सर आप स्टूडेंट एक्टिंग बहुत अच्छी करते हैं। अरे बेटा क्या बोलूँ अब मैं, सपना तो मेरा एक्टर ही बनने का था। ये तो पता नहीं किसी ने मुझे ज्ञान दे दिया कि मास्टर बन जा। अब मैं मास्टर बन गया, अब मैं कुछ नहीं बन सकता। खैर मजाक कर रहा हूँ, ऐसी मेरा शौक है बेटा टीचिंग। देखो दो तरह की चीज़ें होती है, मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। आपको लग रहा होगा कि सर आपने तो इंजीनियरिंग करी है, आपने तो बीटेक किया है, फिर आप ये पढ़ाने वाला काम क्यों कर रहे हो? तो बेटा मैं बता देता हूँ आपको, मेरा कैंपस प्लेसमेंट भी हुआ था एंड आई एम सेलेक्टेड इन मर्चेंट नेवी। मर्चेंट नेवी सेलेक्टेड हूँ मैं। कॉलेज में मैं 2 साल बास्केटबॉल चैम्पियन भी रहा हूँ। आपको लग नहीं रहा होगा शक्ल देख के,
पर मेरा यकीन मानो, है ना, बास्केटबॉल चैम्पियन भी रहा हूँ। मैं हिंदी मीडियम से था, लेकिन मेरा महाराष्ट्र में था तो मैंने मराठी भी सीख ली थी। इतनी मराठी सीख ली थी कि 4th ईयर 4 साल का बीटेक होता है, तो 4थे साल में आते आते तो मैंने कॉलेज का जब फेयरवेल होता है तो उसमें मराठी में स्पीच दिया था, है ना। मैं टैलेंटेड हूँ यार, ऐसा नहीं है, टाइम पास कर ही लेता हूँ, थोड़ा बहुत लोगों से मस्ती कर ही लेता हूँ, ठीक है। और मर्चेंट नेवी सेलेक्ट हुआ था मैं, फिनिक्स सी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड करके कंपनी है वहाँ पर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद घर वालों ने मना कर दिया कि नहीं 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 नहीं, बड़े बड़े समंदरों में जाएगा, हमारा लड़का डूब के मर गया तो बड़ी मुश्किल से तो हमने इसको पाल पोस के बड़ा किया। सर इसका मास कितना लेना है? MM ले ले बेटा, कट जाता है वो, नहीं दिया तो MM ले ले, है ना। MM नहीं दिया होता है तो फिर ले लो, समान बिंदु द्रव्यमान है लिखा होता है सवाल में, ठीक है। तो फिर मैं UPSC की तैयारी करने दिल्ली चला गया था, तो मैं दिल्ली में 1 साल UPSC की तैयारी करी। UPSC समझते हो? मैं थोड़ा सोचा कि अधिकारी बना जाए, पर वहाँ भी किस्मत ने साथ नहीं दिया। फिर सोचा अब क्या बनूँ, तो सोचा चलो फिजिक्स पढ़ाएंगे आप। तो ऐसी कुछ जर्नी रही है मेरी, स्ट्रगल मैंने भी किए, ठीक है ना बच्चे। अच्छा, आपको लगता होगा ना कि यार स्ट्रगल सिर्फ हमारे जीवन में, नहीं 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 नहीं, नहीं स्ट्रगल सबके जीवन में होता है बेटा। खैर कोई बात नहीं, ज़्यादा रोने धोने वाला काम नहीं करूँगा, वरना तुम सोचोगे मास्टर सारा दिन रोता है, सारा दिन रोता है। चलो मुझे बताओ भाई, अरे मुझे एक्सियम वाइसियम बता दो भाई। अरे बेटा क्या कर रहे हो? पता है पेन नहीं चलाना, पेन चला दिया, पाप कर दिया तुमने, पाप। M1 x1 0 खत्म करो, M2 x2 MA/2 प्लस MA, तो MA/2 प्लस MA 3MA/2 तो ऊपर आ जाएगा 3MA/2 बाय MM 3M, तो 3MA/2 3M खट गया A/2। क्या कर रहे हो यार? खत्म, √3MA/2 खत्म, तो √3MA/2 MM, तो ये आ जाएगा, तो ये आ जाएगा A/2 √3, दिस इज XCM, दिस इज YCM। आ गए निर्देशांक? एक मिनट, कुछ कैलकुलेशन में गलती कर दी क्या मैंने? हैं? यही आ रहा है ना? ओ भाई मैंने √3A/6 भी लिख सकते हैं इसको। हाँ सही है, या करके लिख लो इसको, मैं वही √3A/6 करके भी लिख रखा है, मतलब 3 × 2 6 √3A/6, ठीक है, दोनों सही हैं। मतलब मैं डर गया था, मैंने कहा क्या हो गया ये। चलो हाँ भाई, मामला सेट, फील्डिंग सेट, क्लियर है, क्लियर है। अब अगर ऐसे आएंगे ना तो कुछ ना कुछ एक शेप में आ जाएंगे। एक इनमें एक पैटर्न आपने नोट किया, हमने बिंदु द्रव्यमान है, उन बिंदु द्रव्यमानों को किसी ना किसी एक निश्चित आकार में रख दिया, या तो वर्ग में रख दिया, आयत में रख देंगे, वृत्त में तो नहीं, त्रिभुज में रख देंगे, समबाहु में रख देंगे, समद्विबाहु में रख देंगे, बहुत सारी चीजें हैं, कहीं भी रख देंगे, पर ये सारे बिंदु द्रव्यमान है। तो अगर बिंदु द्रव्यमान होते तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं, M1 x1, या देखिए आप सोच रहे होंगे कि सर ये है R1 इज अ पोजीशन वेक्टर x1 i कैप प्लस y1 j कैप। अरे यार R1 स्थिति सदिश है ना, निकालना यार, x1 i कैप प्लस y1 j कैप निकलेगा ना। कोई कण अगर xy तल में है तो उसका स्थिति सदिश कैसे लिखोगे, यही तो लिखते हैं। ऐसे ही हमारे पास R2 सदिश है,
x2i कैप प्लस y2j कैप। पहले तुमको इतनी बड़ी कहानी सुनाई अभी मेरी, लेकिन तुम में किसी ने भी मेरे को ये नहीं बोला कि सर मान गए आपको। नालायक तुम लोग कैसे स्वार्थी किस्म के लोग हो, दुष्टों, पाप लगेगा तुमको। तुम्हारे लिए अलग से कढ़ाई बुक कर रखी है ऊपर वाले ने, तुम्हारे पकौड़े तले जाएंगे ऊपर, टेंशन मत लो। सुनो, 8 सदिश दे रखा है x2i कैप प्लस y2j कैप, ठीक है। तो XCM निकालिए, तो यहाँ वैल्यू रखोगे ना तो सेपरेट कर लिया आप। R निकाला, मतलब ये क्या है, ये द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश है। क्या है ये? द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश। और ये x और y निर्देशांक आ गए द्रव्यमान केंद्र के। अरे हाँ या ना, हाँ या ना। फिर ये किया, फिर ये किया, अब इस पे आ जाएंगे। आओ, अब वही डायग्राम कंटिन्यू चल रहा है, यही वाला डायग्राम सुन ले, यही वाला डायग्राम कंटिन्यू चल रहा है। हाँ, अब ये बच्ची तारीफ कर रही है कि सर आपको भगवान ने हम लोगों की फिजिक्स अच्छी करने के लिए बनाया है, इसलिए आप हम लोगों के पास हैं। मैं तो ख़राब भी कर देता हूँ लोगों की फिजिक्स, तो कि हाँ ख़राब भी कर देता हूँ मैं तो। सुनो, हाँ समझ में आया क्या? अब सुन बेटा, सुन, इधर सुन। यदि हम मूल बिंदु को द्रव्यमान केंद्र पर मान ले, या अभी तक क्या फॉर्मूला निकाला तूने गुड़िया? अभी तक क्या फॉर्मूला निकाला? क्या RC सदिश M1 R1 सदिश प्लस M2 R2 सदिश अपॉन M1 प्लस M2। अगर मैं द्रव्यमान केंद्र को मूल बिंदु पर मान लूं, द्रव्यमान केंद्र को मूल बिंदु पर मान लूं, सुन, इससे क्या साबित हुआ? अगर द्रव्यमान केंद्र को मूल बिंदु पर मान लूं तो ये चीज जीरो हो जाएगी। अगर द्रव्यमान केंद्र खुद मूल बिंदु पर है तो उसका स्थिति सदिश जीरो है, तो इसको जीरो रखेगी, इसको जीरो करेगी, तो इधर फिर वज्रगुणा करेगी, वज्रगुणा करेगी तो ये जीरो से मल्टीप्लाई, तो M1 R1 सदिश प्लस M2 R2 सदिश बराबर जीरो। ये रहा। अरे यार मैं तो परेशान हो गया नालायकों। ये रहा सी बिंदु, सी। जब भी सी देखो समझ जाओ क्या है। नालायक उधर नहीं सोचना जहां तेरा दिमाग चल रहा है, सर सी मतलब तो वो होता है। अरे उस सी की बात नहीं कर रहा, सी का मतलब है द्रव्यमान केंद्र। हाँ समझ में आ रहा है कि तुम लोगों को? शिव बेटा, एक बच्चा जो है वो पूछ रहा है कि सर आपकी जर्नी के बारे में सुनकर मुझे बहुत तकलीफ हुई। तकलीफ मत कर बेटा, जब मुझे तकलीफ नहीं हुई तो तुझे क्यों तकलीफ हो रही है? मेरी जर्नी थी, मैंने तो बहुत एंजॉय करी। मेरी जर्नी मैंने बहुत एंजॉय करी, जब मुझे तकलीफ नहीं है तो तुझे क्यों तकलीफ है? मेरे को देख के लगता है मैं परेशान रहता हूँ जीवन में। बेटा निकिता, समझ में आया गुड़िया? क्लियर है? हाँ, तो यहाँ सेंटर ऑफ मास है, यहाँ दो बिंदु द्रव्यमान है M1। ऑब्वियस सी बात है ना, अगर M1 R1 सदिश प्लस M2 R2 सदिश ये है तो यहाँ से क्या निकल के आएगा? यहाँ से ये आएगा M1 R1 सदिश बराबर माइनस M2 R2 सदिश। अब द्रव्यमान तो नेगेटिव होते नहीं है, इसका मतलब R1 सदिश जो है वो बराबर है माइनस R2 सदिश के। इसका मतलब दोनों विपरीत दिशा में है। अगर ये R1 सदिश इधर है, सुन, ये M1 है, अगर ये R1 सदिश इधर है तो R2 सदिश इसके ठीक विपरीत होना चाहिए। परिमाण में समान है मैंने ऐसा नहीं बोला, मैंने सिर्फ दिशा में विपरीत है ये बोला, क्योंकि द्रव्यमान अलग अलग होने से स्थिति सदिश अलग अलग आ सकते हैं। क्लियर है?
अरे हाँ या ना वो समझ में आया, अब बस इसकी थ्योरी है वो लिख लेना, इसीलिए थ्योरी लाता हूँ कि मेरा कॉन्सेप्ट समझा दिया, थ्योरी तेरे पास है, बल्ले बल्ले बढ़िया चल रहा है हमारा फिजिक्स, टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। फिजिक्स तो एकदम करवा दूंगा तेरी टंच, फिजिक्स तो टकाटक, मामला बिल्कुल सेट, टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि द्रव्यमान m1 व m2 ऋणात्मक नहीं हो सकते, बात सही है। तो उपरोक्त समीकरण मतलब ये वाली समीकरण को संतुष्ट करने हेतु सदिश r1 व r2 के चिन्ह विपरीत होंगे, बिल्कुल है। यह ज्यामितीय रूप से तभी संभव है जब द्रव्यमान केंद्र C दो कणों के मध्य उनको जोड़ने वाली रेखा पर ही विद्यमान हो। इसीलिए द्रव्यमान केंद्र दो कण अगर दे रखे हैं, उन दोनों कणों को मिलाने वाली जो रेखा है उसके मध्य में कहीं है, रेखा के मध्य में दो बिंदु द्रव्यमान है ना, समझ गए ना, जैसा कि चित्र में दर्शाया। यदि हम सदिश r1 व r2 के परिमाणों r1 व r2 को उपरोक्त समीकरण में रखें तो प्राप्त होगा m1 r1, सिर्फ परिमाण m1, माइनस तो दिशा दिखा रहा है, माइनस क्या दिखा रहा है बेटा, माइनस दिशा, ये दोनों विपरीत है और ये दोनों विपरीत बना दिए, अरे हाँ या ना। तो m1 r1 बराबर m2 r2, तो r1 बटे r2 बराबर m2 बटे m1, यानी कि m जो है वो व्युत्क्रमानुपाती है r के। इसका मतलब सुन, हल्का जहां, अब सुन, यहां अगर भारी होगा तो द्रव्यमान केंद्र, जहां भारी होता है द्रव्यमान केंद्र उसी की ओर सरक जाता है, तभी बैलेंसिंग आएगी। अगर ये बिल्कुल एक जैसा होता तो ठीक मध्य में आता, अगर ये ठीक एक जैसा होता तो मध्य में आता, लेकिन इधर थोड़ा मोटा है पोर्शन, इधर का पोर्शन थोड़ा मोटा है, इधर का पोर्शन थोड़ा मोटा है, इसीलिए द्रव्यमान केंद्र भारी वाले द्रव्यमान की तरफ सरक जाता है, हल्के की तरफ नहीं सरकता। द्रव्यमान केंद्र सरकता है, जिधर भारी होगा उधर की तरफ सरक जाएगा, समझ में आया। इसको हम कैसे समझें, अब सुन, आ गया मेरा, क्या बात है, सुन ले, अब कर देंगे अपन सिस्टम हैंग। सुनो इधर सुन, ये आ गया अपना लठ, सुन, ये बिल्कुल एक समान है, अभी इस वक्त बिल्कुल एक समान है, मैं इसको संतुलित कर दूं बिल्कुल, अरे चुपचाप हो जा रे, हो जा, अरे क्या, अरे 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 देखो, मैं द्रव्यमान केंद्र ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, ये इधर झुका है ना, इसका मतलब है मुझे थोड़ी सी उंगली इधर सरकानी पड़ेगी, ये देख, हुआ नहीं हुआ, अरे 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 कहाँ जा रहा भैया, सीधा, हाँ बस, अरे नहीं मानेगा, हाँ समझ ले, नहीं तो ये मानेगा नहीं, वो एक्चुअली थोड़ा सा, ठीक है। अभी बिल्कुल एक समान छड़ है, सुनना, एक समान छड़ है, ध्यान से सुनना, तो द्रव्यमान केंद्र मध्य में है, बिल्कुल उंगली देख, अगर मैं इधर द्रव्यमान बढ़ा दूं, अगर मैं इसको रख दूं, ध्यान से सुनना, और उंगली को यहीं रखूं तो ये यूं घूम जाएगा, तो अब इधर द्रव्यमान भारी हो गया ना इधर, तो मुझे द्रव्यमान केंद्र शिफ्ट करना पड़ेगा, ये देख जादू देख फिजिक्स का, अरे 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 ये देख, अरे अरे रुक जा भाई थोड़ा सा, मतलब ये देख द्रव्यमान केंद्र, अरे कहाँ जा रहा है भाई, फील आया, हाँ या ना का जवाब देना, फील आएगा बिल्कुल, फिजिक्स वही छो समझ में आए, हाँ या ना का जवाब दे, अरे यार कहाँ जा रहा है भाई, ये थोड़ा सा इधर हो जाता है, बोल,
मज़ा ही नहीं आया। सर आप पढ़ाते हैं? अच्छा, अरे बहुत बहुत धन्यवाद। फील आया? फील आ गया गुड़िया, है ना? तो वही है, जिधर मैंने द्रव्यमान बढ़ाया दूरी कम हो गई थी, दूरी कम हो गई थी। अरे यार बोल, क्लियर है? मैंने m1, अगर मैं इस वाले पोर्शन को m1 ले लूँ, m1 मैंने बढ़ाया था तो r1 भी तो कम हो गया था, हाँ या ना? क्लियर? इतना नोट कर लेना, आगे चलते हैं। तो अब हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं, थ्योरी चल रही है, तो अब हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि दो कण, अभी तो मैंने छड़ ले रखी थी, छड़ पर एक समान रूप से द्रव्यमान वितरित था, तभी थोड़ा समझा सकूं, वरना अभी तक हम दो कणों वाली चल रहे हैं ना। अभी तक हमने सतत रूप से द्रव्यमानों की बात नहीं करी, अभी हम सिर्फ दो बिंदु द्रव्यमानों की बात कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं दो बिंदु द्रव्यमान है और उनका द्रव्यमान केंद्र मुझे ज्ञात करना है। क्या बात है? तो अब हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि दो कण वाले निकाय का द्रव्यमान केंद्र दोनों कणों को जोड़ने वाली रेखा पर दोनों के बीच में कहीं होता है। बीच का मतलब यह नहीं है कि सर अगर L लंबाई है तो L/2 पर होगा, नहीं, बीच का मतलब है कि कहीं भी, इधर से L/3 तो उधर से 2L/3, इधर से L/4 तो उधर से 3L/4, कहीं ना कहीं होगा इन बिटवीन दीज टू मासेज, इन बिटवीन दीज टू पॉइंट मासेज। हाँ क्लियर? कहीं ना कहीं बीच में कहीं होता है, इनके मध्य की दूरी को कणों के द्रव्यमान के व्युत्क्रम अनुपात में बांटता है। जो बीच की दूरी है वो रेसिप्रोकल होती है। माना दो कण है मेरे पास m1 m2, ध्यान से सुनना, दो द्रव्यमान है m1 m2, एक दूसरे से r दूरी पर हैं, दोनों के मध्य की दूरी r है। दोनों के मध्य की दूरी r है, ध्यान से सुनना। द्रव्यमान केंद्र, ये रहा इनका द्रव्यमान केंद्र C, द्रव्यमान केंद्र ये m1 m2 को मैं अच्छे से लिख देता हूं। दोनों के द्रव्यमान केंद्र ये है m1, ये है द्रव्यमान केंद्र। द्रव्यमान केंद्र C को जोड़ने वाली रेखा ये रही, पर इनके मध्य होगा, मध्य का मतलब ये नहीं है r दूरी है तो r/2 नहीं, क्योंकि दोनों द्रव्यमान अलग अलग। हाँ, अगर ये भी m1 का वैल्यू m होता, ये भी m होता, सोच अगर ये m होता, ये m होता तो द्रव्यमान केंद्र ठीक मध्य में होता, तो यहां से भी r/2 होता और यहां से भी r/2 होता, परंतु m1 और m2 तो पता नहीं है ना हमें, नहीं समझे? अरे नहीं समझे, हाँ या ना का जवाब दो। तो इन कणों की द्रव्यमान केंद्र से दूरी, द्रव्यमान केंद्र से माननी है, ये दूरी मान लेते हैं r1 और ये दूरी मान लेते हैं r2। कहानी कितने बच्चों को समझ में आ गई? हाँ या ना का जवाब दे दो, नोट कर लो। फील आना चाहिए, फील आना चाहिए।
क्लियर? हाँ, चूंकि दो कण वाले निकाय का द्रव्यमान केंद्र दोनों कणों को जोड़ने वाली रेखा पर के दोनों के बीच में कहीं होता। सुन, और ये जो नोट्स लिख रहा ढंग से पढ़ना, ढंग से नोट्स बनाना, तथा इनके मध्य की दूरी को द्रव्यमान के विक्रमानुपाती में बांटता है। अतः हम लिख सकते हैं, देखिए R1 बराबर, अरे लिख सकता हूँ ना, M2R बटे M1 प्लस। तो अगर मुझे कभी R1 निकालना पड़ जाए तो अपोजिट द्रव्यमान बटे कुल द्रव्यमान इनटू कुल दूरी। याद करो जैसे मैं वहां विद्युत धारा नामक चैप्टर में निकालता था, विद्युत धारा नामक, क्या दूसरी शाखा में धारा निकालनी है, या मान लीजिए मुझे I1 निकालना, धारा I1 और I2 बटी, तो I1 निकालना है तो दूसरी धारा दूसरी शाखा का प्रतिरोध लेता था। अगर मुझे R2 निकालना है तो M1 बटे कुल द्रव्यमान। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि दूरी और द्रव्यमान एक दूसरे के विक्रमानुपाती हैं। और कुल दूरी R ले लो, यही R1 और R2 कैलकुलेट करने का तरीका है। हाँ या ना? कभी कभी R1 और R2 पूछ लेते हैं तो R1 R2 तरीका है, सवाल करवाऊंगा जब समझ में आने लग जाएगा। टेंशन क्यों ले रहा है? आ गया समझ में? तो ये तो हमने अभी पढ़ा, दो बिंदु द्रव्यमान थे। अगर मेरे पास बहुत सारे बिंदु द्रव्यमान हों, ऐसे n बिंदु द्रव्यमान हो, n, ये देख, और ये जो है वो हवा में हो, हवा में मतलब अभी तो एक्स वाई तल में रखे थे, स्पेस में हो, एक्स वाई जेड तीनों, m1 x1 मतलब x1 y1 z1 m1 द्रव्यमान, x2 y2 z2 m2 द्रव्यमान, x3 y3 z3 m3 द्रव्यमान, x4 y4 z4 m4 द्रव्यमान। समझ में आया? ऐसे n द्रव्यमान है। ये इससे मत डरना, इससे घटिया थ्योरी, इससे घटिया सा कॉन्सेप्ट बिल्कुल कुछ भी नहीं है। सुन, ऐसे समझाता हूं तेरे को, सुन। मेरे पास m1 द्रव्यमान है, इसके निर्देशांक x1, y1, z1 है। मेरे पास m2 द्रव्यमान है, इसके निर्देशांक x2, y2, z2 है। m3 द्रव्यमान है, x3, y3, z3 है। चलता चला जाएगा, कहाँ तक चला जाएगा? n तक जा रहा है। तो मेरे पास mn द्रव्यमान है, xn, yn, zn। इसका स्थिति सदिश R1 सदिश कैसे लिखूंगा? x1 i कप्पा प्लस y1 j कप्पा प्लस z1 k कप्पा। इसका स्थिति सदिश x2 i कप्पा y2 j कप्पा z2 k कप्पा, x3 i कप्पा y3 j कप्पा z3 k कप्पा। Rn सदिश कैसे लिखेगा? xn i कप्पा yn j कप्पा zn k कप्पा। तो मुझे अगर RCM लिखना होगा तो M1 R1 M2 R2 प्लस डैश 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 Mn R1 बटे M1 प्लस M2 प्लस Mn। हाँ या ना का जवाब दे दो। कितने बच्चों को समझ में आया? तुम लोग तो कितने बच्चों को लगता है ये चैप्टर, वास्तव में ये चैप्टर्स बहुत अच्छे हैं दोनों। द्रव्यमान के अंदर घूर्णन गति, तुझे पढ़ के फील आया कि सौरभ सर लग तो नहीं रहा ये चैप्टर वास्तव में फिजिक्स के सबसे टॉप चैप्टर्स में से मानते। देख क्या धज्जियाँ उखेड़ रखी हैं इन चैप्टर्स की। कारण है ना, समझ में आता है तो आसान है, वरना फिर ये कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ से XCM निकाल लें, M1 x1 M2 x2 Mn xn
अपॉन m1 प्लस m2 mn YCM m1 y1 प्लस m2 y2 mn yn अपॉन m1 प्लस m2 डैश 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 mn m1 z1 m2 z2 mn zn अपॉन m1 प्लस m2 प्लस mn। तो अगर मुझे 3D में भी दिया हो तब भी बेटा जी, तब भी मैं XCM YCM ZCM निकाल सकता हूं। नोट किया जाए, वही है ये कहानी। देख वही आ गया ना RCM, पर ये प्रॉपर तरीके से लिखा है, पर हम तो जेई के विद्यार्थी हैं, हमारे को प्रॉपर कहाँ समझ में आता है, हमें तो कॉन्सेप्ट समझ में आता है। इतना नोट करो, कहानी को आगे बढ़ाएंगे। लिख लेना है ना, लिख लेना, हेडिंग लगाएंगे, हेडिंग लगाएंगे सतत रूप से वितरण वाले द्रव्यमान का द्रव्यमान। अब हमें क्या करना पड़ेगा, सतत रूप से वितरित है। अभी तक तो क्या था ना, अरे यार ये वाला पॉइंट यहाँ पर फालतू में दिख रहा है मेरे को, ये हटाना पड़ेगा ना 1.3 वाला, कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है छोटे छोटे, है ना। फिर तो यहाँ पर भी आएगा ये, अच्छा ये वाला पोर्शन आएगा, क्योंकि वो काटते ना तो कभी कभी हो रह जाता है। खैर सुनिए, सतत रूप से, अब देखिए क्या है ना, मान लीजिए मुझे छड़ का निकालना है, अब 3 वही सेम, अच्छा पता है इधर 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 सेम वही कहानी है जैसा हम आवेशों में करते हैं। क्या इतने में इतना द्रव्यमान, तो वही वाली छोटा सा आवेश ले लेते थे dq, याद है, रेखीय रूप से आवेश वितरण, पृष्ठीय रूप से आवेश वितरण और आयतनीय आवेश घनत्व, याद कर, लैम्डा, सिग्मा और रो, वैसी कहानी है ये, याद है? अगर वो याद है ना तो ये तेरे चुटकियों का खेल है। संकट है भैया, संकट है ना। अच्छा एक चीज और बेटा, एक चीज और न्यूज़ बता रहा हूँ, अभी लिख लो। मंडे को आपकी क्लास होगी, लेकिन शाम को नहीं होगी 5:15 बजे, शायद दोपहर में 12 बजे के आसपास होगी। एक बार टाइमिंग आप पूछ लेना, नोटिफिकेशन आ जाएगा। सिर्फ मंडे सिर्फ मंडे आपकी क्लास, सिर्फ मंडे आपकी क्लास कब हुआ करेगी, 12 बजे। और आई थिंक गुरुवार को भी हुआ करेगी क्या, हाँ गुरुवार को भी हुआ करेगी, मंडे को और गुरुवार को। अब सुनो, यदि निकाय में द्रव्यमान का सतत वितरण हो, अब कहीं पर मेरे पास एक ऐसी वस्तु दे रखी है, ध्यान से सुनना, तो हमने क्या किया, छोटा सा द्रव्यमान dm मान लिया, छोटा सा द्रव्यमान dm मान लिया, ये XYZ अक्ष है, ये मूल बिंदु है जिसके निर्देशांक 0,0,0 है। ध्यान से सुनना कहानी को। तो हमने क्या किया, हमने क्या किया, हमने क्या किया, इसको हमने R सदिश मान लिया, ये R सदिश है। तो यदि निकाय में द्रव्यमान का सतत वितरण हो तो स्थिति R सदिश द्रव्यमान अल्पांश dm को बिंदु द्रव्यमान मानते हैं और योग समाकलन द्वारा बदल देते हैं। तो देखिए, मुझे अगर RCM निकालना है तो R dm 1/m, ये फॉर्मूला है, ये पैटर्न है, ये याद रखना। तो ये तो RCM आया। अगर XCM निकालना है तो ये
YCM निकालना है तो ये, और ZCM निकालना है तो ये। सर सभी क्लासेस 12 बजे से होंगी? नहीं 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 नहीं, वो एक्चुअली एक एक दिन पे होंगी। मतलब आज जैसे मंडे को फिजिक्स की 12 बजे हो गई, तो हो सकता है मैथ की आपकी 12 बजे हो जाए, केमिस्ट्री की बाद में हो जाए, वैसे मतलब वो आपको बता दें, आप नोटिफिकेशन देखती रहना। बस सभी बच्चों को बोल रहा हूँ नोटिफिकेशन से जुड़े रहना, नोटिफिकेशन देखते रहना, इतना नोट कर लेना। अब यार ये सब कहानियाँ हैं, मैं सोच रहा हूँ कब पढ़ाऊँ, ये सब तो हो ही जाएगा। एक काम करते ना, इन पे पेन चला जाता हूँ, एटलीस्ट आप नोट कर लोगे इनको। है ना? आप नोट कर लेना इनको, ठीक है? और ये सब करके आना, यहाँ से सब कुछ करके आना, क्योंकि अब हम सवाल करेंगे यहाँ से। मैं समझा दूंगा, समझाने के बाद सीधा सवालों पे लेके आऊँगा, क्योंकि बेटा जी मुझे ये 4 लेक्चर में ख़त्म करना है पूरा चैप्टर, संघट्ट तक, कोलिजन तक। थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए, क्योंकि सवाल भी करने, थ्योरी होती तो मैं करवा देता, सिर्फ थ्योरी होती तो मैं करवा देता। सभी क्लासेस 12 बजे से होंगी मंडे को। अच्छा बता दिया ना इसका आंसर, तो ठीक है। चलो अब मुझे आज ज़्यादा लोड नहीं दे रहा हूँ, है ना, चिल करो, है ना। ये सब वही है, आकार है, इनको याद रख लेना। ये याद रख लेना कि अगर इस आकार का होगा तो इसका द्रव्यमान केंद्र कहाँ होगा, है ना। अर्धगोलीय कोश है तो क्या होगा, अर्धवृत्ताकार चकती है तो इसका द्रव्यमान केंद्र क्या होगा। CM का मतलब सेंटर ऑफ मास, अर्धगोलीय ठोस होगा तो इसका द्रव्यमान केंद्र कहाँ होगा, है ना। तो ये दूरियां दे रखी, जैसे r/2 होगा यहाँ पर, ये 2r/π है, ये 4r/3π है, ये 3r/8 है ना। इस तरीके से वाली मैं बता दूंगा, डरने की ज़रूरत नहीं है। अब आज तो इतना ही बेटा जी, ठीक है। चलिए पहले मुझे बताओ लेक्चर कैसा लगा। फर्स्ट डे लोड नहीं दिया, चैप्टर समझा भी दिया, मूल मंत्र इसका समझा दिया क्लास में। बताओ बताओ बच्चों, मजा आया ना। अच्छा ये सारा लिख लेना थ्योरी, ठीक है, पूरी थ्योरी लिख, जो पढ़ाई वो और जो नहीं पढ़ाई वो भी पूरी लिख लेना, ताकि अगली क्लास में समय बच जाएगा, ताकि लिख के आना। वैसे भी शनिवार रविवार क्लास तो है नहीं, पेपर ही तो है आपका कल। पेपर में आपको बता ही दिया, जो बच्चा जेई का है उसमें शायद उनको सिर्फ वो आ रहा है, नाभिक आ रहा है, और जो नहीं भूल गया क्या दिया है, मैंने लिखवा रखा है ना, आपको लिख देख लेना, मैंने लिखवा रखा है ना। टोटली फील वाला चैप्टर है, मज़ा आएगा, मज़ा आएगा। फील वाला चैप्टर है टोटल, और फील रियल में भी कर पाओगे, क्योंकि इसमें वस्तुएं दिख जाती है आपको, ठीक है ना। वो देख लेना, टेस्ट करना पहले, इसको छोड़ दो, इसको मत पढ़ना आज उस चैप्टर का रिवीजन करो जो टेस्ट में आ रहा है, फिर संडे को इसको पढ़ना कायदे से, संडे को पढ़ना, फिर मंडे से वापस से आना, ठीक है। चलिए तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बच्चों अपना ख्याल रखिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, और हाँ जुड़े रहिएगा मेरे साथ, आपके अपने रैंक प्लस के साथ, आपके अपने सौरभ।